हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज समसद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? So क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि समदन अली ने एक स्कूटर खरीदा जिसका जो प्राइस है वो है 22,000। उन्होंने क्या किया, 4,000 जो रुपीज़ है वो कैश दे दिया और बाकी के जो भी बचे हैं पैसे वो उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे, उनका एनुअली इंस्टॉलमेंट देंगे, यानी कि 1,000 रुपीज़ देंगे और साथ ही साथ में उसके साथ 10% का इंटरेस्ट भी वो देंगे जो भी अमाउंट उनका बचा है उस पर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो स्कूटर है, अब अगर वो इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देंगे तो फिर और 1,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट और उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट देंगे, तो ये जो स्कूटर है वो समदन अली को वो कितने रुपीज़ का पड़ जाएगा, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जो स्कूटर है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी 22,000 है, तो उसको हम लिख लेते हैं दैट इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹22,000। ठीक है, अब उसमें से क्या करते हैं, जो उन्होंने पेड किया है वो कितना क्या है, 4,000 रुपीज़ उन्होंने दे दिए, वो भी कैश। ठीक है, तो उन्होंने पेड कितना किया है, दैट इज 4,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद उनके पास कितने बचे, यानी कि उनको अभी और कितने देने हैं। देखो टोटल कॉस्ट कितनी थी 22,000, उन्होंने 4,000 दे दिया, तो 22,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18,000, तो यानी कि कितने अभी उनको और देने हैं, दैट इज 18,000। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, ये जो 18,000 है इनको किस तरीके से देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो रिमेनिंग बचे हैं इनको वो देंगे इंस्टॉलमेंट में। तो यानी कि यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। तो यानी कि यहाँ पे हम बनाते हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अनपेड कितना है, यानी कि जो उन्होंने नहीं दिए, तो अनपेड है कितना 18,000 रुपीज़ रिमेनिंग है ना, तो अनपेड कितने हो गए 18,000। ठीक है, अब वो क्या देंगे, इस पर इंस्टॉलमेंट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट वो देंगे किस तरीके से कि 1,000 प्लस में 10% का इंटरेस्ट, वो भी किस पर, जो कि रिमेनिंग है, तो यानी कि 10% ऑफ जो भी रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग कितना है 18,000, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 18,000। ठीक है, तो अब इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 1,000 प्लस में 10/100 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ठीक है, ये हो जाएगा इन दो जीरो से, ये दो जीरो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा ₹2800। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले जो अनपेड अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनपेड। तो अनपेड हमारे पास कितना है, देखो 18,000 था और उन्होंने उसमें से क्या कर दिया 1,000 रुपीज़ दे दिया और साथ साथ में इंटरेस्ट भी दे दिया। तो इंटरेस्ट तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो हर बार ही देना होगा। तो उन्होंने यानी कि पेड कितना कर दिया 1,000 रुपीज़ पेड कर दिया, तो 18,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 17,000। तो यानी कि इस बार अनपेड कितना हो जाएगा 17,000। अब इस पर इंस्टॉलमेंट देखते हैं, तो इस पर इंस्टॉलमेंट वो कैसे दे रहे हैं, यानी कि 1,000 प्लस में और 10% का वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% ऑफ किस पर दे रहे हैं, जो भी उनका अनपेड अमाउंट है। तो अनपेड अमाउंट इस बार कितना है, दैट इज 17,000। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 17,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोचेगा 1,000 प्लस में 10/100 मल्टीप्लाई बाय 17,000। ठीक है, अब इन दो जीरो से यहाँ पे जो दो जीरो है मेरे पास कैंसिल हो जाएगी। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2700। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट फाइंड करते हैं। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले लिखते हैं अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना है, देखो अभी 17,000 है, उसमें से उन्होंने क्या किया 1,000 रुपीज़ दे दिए, तो अब हमारे पास कितने बचेंगे 16,000। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹16,000। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट वो दे किस तरीके से रहे हैं कि 1,000 एंड प्लस में
10% का इंटरेस्ट दे रहे किस पर, जो भी उनका अनपेड अमाउंट है। सो देखो ये बाकी का मैं नीचे लिख देती हूँ। तो इस बार अनपेड कितना है, डेट इज 16,000। सो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट इज 16,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हो जाएगा 1000 प्लस में 10/100 मल्टीप्लाई बाय 16,000। ठीक है, अब इन दो जीरो से ये दो जीरोज मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2600। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो अगर मैं यहाँ से इसका सिक्वेंस बनाऊँ, ठीक है, हम लिखते हैं सीक्वेंस। तो हमारा सीक्वेंस देखो किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है, सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी वो कितने थी 2800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने हैं 2700। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आई वो हमारे पास कितने हैं, डेट इज 2600। इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे बनेंगे, तो हम यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट निकाली, सेकंड फाइंड किया एंड देन थर्ड फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे तो काफी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो वो हम देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेट इज टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे बनेंगी। तो देखो अब हमारे पास जो अनपेड था वो कितना था, यानी कि उन्होंने पेड तो 4000 कर दिया था, अब बचा कितना था 18,000। तो यानी कि बचा कितना, डेट इज 18,000। 18,000 के लिए तो उन्हें इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जगह 18,000 एंड इसको डिवाइड कर देंगे कि वो पेड कितना करे। तो वो पेड कितना कर रहे थे 1000 पेड कर रहे थे। ये जो 10% का करे थे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, लेकिन वो पेड कितना कर रहे थे, डेट इज 1000। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 18 आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका फाइंड करें फ्रेंड्स तो सब में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या बना रहा है, एक एपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे ये एक एपी बन रहा है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डेट इज 2800 है। ठीक है, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज माइनस के 100। ठीक है, एंड उसके बाद एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हमारे पास यहाँ से 18 है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं एपी के लिए। तो एपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस के 1d। ठीक है, ये होता है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है 18 है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा मेरे पास 18। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a। फर्स्ट टर्म क्या है 2800 प्लस में 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय डी, मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस के 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से मेरे पास 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 5600 एंड यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस का साइन एंड इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1700। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ₹35100। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कि जब वो इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट तब देंगे तो इनको इतना अमाउंट यहाँ पर पेड करना पड़ेगा। लेकिन बोला कि टोटल कॉस्ट उन्हें कितनी पड़ेगी, यानी कि स्कूटर जो होगा वो उन्हें कितने का पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट उन्हें कितने की पड़ेगी, देखो अब जो पहले तो जो उन्होंने कैश दिया वो, और साथ साथ में जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट जो उन्हें पेड करनी पड़ रही रिमेनिंग अमाउंट्स पर, तो वो ऐड हो जाएगी। तो उन्होंने कैश कितना दिया था 4000 का उन्होंने दिया था कैश। अब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितनी है, दैट इज 35100। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39100। ठीक है, तो यानी कि उनको जो स्कूटर है वो कितने का पड़ जाएगा 39100। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। 15 इज अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो एक पर्सन क्या करता है, अपने जो उसके 4 फ्रेंड्स हैं उनको लेटर लिखता है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो कहता है अपने मतलब जिन 4 फ्रेंड्स को वो लेटर भेजता है तो उन 4 फ्रेंड्स से कहता है कि उनको क्या करना है, जैसे कि उसने किसी एक 4 फ्रेंड्स को क्या भेजे, लेटर भेजे। अब उन 4 फ्रेंड्स से वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने तुम्हें लेटर भेजा है इसी सेम लेटर को तुम्हें कॉपी करके ना आगे 4 पर्सन्स को भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो है ना इस तरीके से जो चेन है ये ऐसी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन। अब हमें एज्यूम करना है कि जो चेन है ना वो ब्रोक नहीं हो रही, यानी कि वो 4 फ्रेंड्स हैं, वो फिर 4 फ्रेंड्स को लेटर कर रहे हैं, फिर आगे वाले 4 फ्रेंड्स को लेटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो चेन है वो चलती जा रही है। एंड दैट इज कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। और एक लेटर को मेल करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कितने लगते हैं 50 पैसे। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल। सो यहाँ पे हमें अमाउंट बताने कि कितना अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे खर्च हो जाएगा कि तब हमें कितने
कितने साइड तक वो करना है, 8 साइड तक वो जो लेटर है उसको मेल्ड करना है, तो कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 4 पर्सन है, ठीक है। सो आप किस तरीके से कर सकते हो कि 4 पर्सन है, यानी कि इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया, फिर यहाँ पे ये सेकंड पर्सन हुआ, फिर यहाँ पर ये थर्ड पर्सन हुआ, एंड इधर आके एक हो गया यहाँ पे 4 पर्सन, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, अपने 4 फ्रेंड्स को क्या करता है, लेटर मेल करता है। तो वो ये 4 फ्रेंड्स हैं, इनको क्या करता है, वो जो लेटर उसको मेल करता है। अब ये जो 4 फ्रेंड्स है, ये आगे की और 4 फ्रेंड्स को लेटर मेल करते हैं, यानी कि ये जो है ये जो है ये क्या करता है, अब ये 4 फ्रेंड्स को लेटर मेल करता है। तो यानी कि इसने कर दिया यहाँ पे 1 को, फिर कर दिया यहाँ पे 2 को, फिर यहाँ पे कर दिया 3 को, एंड यहाँ पे कर दिया 4 को, ठीक है। ये पर्सन्स को इसने यहाँ पे लेटर मेल कर दिया। ऐसे ये फिर 4 को करता है, तो ये 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, ठीक है। ऐसे ये करता है 1, फिर 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ये भी क्या करता है, 4 को जो लेटर है उसको मेल करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये वाला जो पर्सन है ये फिर से 4 को करता है, तो यानी कि आप फिर से 1 2 3 4 फिर से 4 को करता है। ऐसे ये 1 2 3 4 ये 4 को करता है, 1 2 3 4 फिर से 4 को करता है, ऐसे 1 2 3 4 ये भी ऐसे 4 को करता है। और इसी तरीके से ये सब जो है ऐसे क्या करते हैं, 4 को जो लेटर है वो मेल करते रहते हैं। और ये जो चैन है ना वो इस तरीके से यहाँ पर चलती रहती है। ये सब क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 4 को क्या कर रहे हैं, ये जो लेटर्स है वो मेल कर रहे हैं। ऐसे अब ये जो 4 होंगे ये आगे वाले 4 को करेंगे, तो इस तरीके से जो चैन है ये चलती रहेगी। मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ, सो देखो यहाँ पे किस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है। देखो सबसे पहले क्या किया था, 4 जो पर्सन है उनको लेटर मेल किया। तो यहाँ पे जो 4 पर्सन है इनको यहाँ पर लेटर मेल कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पहले आ गया 4, उसके बाद नेक्स्ट कितना आया, फिर क्या आएगा 16। देखो इनको आप 4 4 4 4 करके काउंट कर लो, तो फिर कितना आएगा 16 आ जाएगा। फिर और आगे चलेगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 64 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो सिक्वेंस है चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, ये 8 सेट तक चलेगा, क्योंकि हमें मतलब 8 सेट तक बोला गया, तो कहाँ तक चलेगा, ये सीक्वेंस 8 सेट तक ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा क्या बना रहा है। सो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या बना रहा है, एक जीबी बना रहा है, जिसका अगर मैं आर फाइंड करूँ तो आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4। तो आर मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 4। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आर क्या है, वो हमारा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1 से बड़े के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज ए आर एन माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस के 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एस एन क्या है, यहाँ पे मेरे पास 8, क्योंकि 8 सेट तक यहाँ पे बोला गया ए। फर्स्ट मेरे पास क्या है, डेट इज 4, ठीक है। आर मेरे पास कितना है 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 8 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 1, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये जगह यहाँ से मेरे पास डेट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 8 मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 6 5 5 3 6, ठीक है। एंड इसमें से -1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डेट इज माइनस के 1, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 87380, ठीक है। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है डेट इज कॉस्ट ऑफ 1 मेल। एक मेल की जो कॉस्ट है वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे हमें एक उसकी वो गिवन है, ठीक है। तो हमें कितने के लिए निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है 87380 की, क्योंकि इतनी यहाँ पर मेल हुई है, तो इनकी हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कितने के लिए, 87380 मेल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज ये क्या है, यहाँ पे 50 है, तो 50 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 87380 से, एंड उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, इसको कन्वर्ट कर सके रुपीज में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 43690 रुपीज। तो यानी कि इतने के लिए, इतनी मेल्स के लिए हमारे पास कितनी कॉस्ट लग जाएगी, 43690, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। Number 16 is a man deposited rupees 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculated the total amount after 20 years. So क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक मैन जो है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करता है बैंक में
कितने रेट पर, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें अमाउंट यहाँ पे फाइंड करना है कि 15th ईयर में वो कितना जो है बैंक में डिपॉजिट कर देगा, वो हमें बताना है। फिर सेकेंड चीज हमें बतानी कि यहाँ पर कि 20 यानी कि 20 ईयर्स बाद उसका जो टोटल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो कितने जो है बैंक में डिपॉजिट कर देगा 20 ईयर्स बाद, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो कितने रुपीज पे करता है, दैट इज 10,000, ठीक है। वो 10,000 रुपीज पेड करता है। अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये जो 10,000 है, ये 10,000 के साथ साथ वो क्या कर रहा है, 5% का, जो 5% का वो क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5% ऑफ किस पर दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट है, यानी कि 10,000 पर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 10,000 एंड हो जाएगा प्लस में 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय एंड हो जाएगा यहाँ से 10,000, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा ₹10500, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब सेकंड ईयर में वो कितने रुपीज हो जाएंगे, 10500। अगर अब हम फाइंड करते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, देखो थर्ड ईयर में अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, उसने यानी कि कितना अमाउंट हो गया, दैट इज 10500 एंड प्लस उसमें कितना हो जाएगा 500 की प्ले क्यों प्लस क्या, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से 500 आएगा। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, तो यानी कि इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹11,000, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसका सीक्वेंस बनाऊँ तो इसका सीक्वेंस किस तरीके से बने, सबसे पहले तो कितना था 10,000 था, ठीक है। उसके बाद क्या था 10500, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 11000, है ना। और इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो हमारे पास चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है, जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितनी है, दैट इज 10,000, ठीक है। एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज ₹500 है, ओके। एंड एन यानी कि कब तक, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड कब के लिए करना है, 15th ईयर के लिए फाइंड करना है। तो एन मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 15, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1 D, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से AN की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितने है, 15 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितने, दैट इज 10,000, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस में 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन डिफरेंस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹17,000। तो यानी कि वो 15th ईयर तक क्या कर देगा, इतना जो है वो पेड कर देगा, इतना जो है डिपॉजिट कर देगा बैंक अकाउंट में 15th ईयर तक। तो एक तो हमें 15th ईयर के लिए बताना था, तो ये तो हमने उसके लिए फाइंड कर लिया। अब उसके बाद यानी कि वो 15th ईयर में कितना पेड करेगा, एक तो हमें ये बताना था, तो ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें बताना है कि 20 ईयर्स के बाद उसका जो मतलब वो कितना, जो टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा उसके बैंक में, ये भी हमें फाइंड करना है। तो हम 20 ईयर्स के बाद के लिए फाइंड करते हैं। क्या बोला गया, आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 ईयर्स के बाद, तो 20 ईयर्स के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, तो यानी कि 21 के लिए फाइंड करते हैं। तो A21 मेरे पास कितना हो जाएगा, A प्लस में 20T हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी, डेट इज 10,000, यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेट इज 10,000 प्लस में 20 मल्टीप्लाई बाय एंड D हमारे पास कितना है, डेट इज 500। तो यानी कि 20 ईयर्स के बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, उसको सोल्व करके डेट इज 20,000, ठीक है, ये आ जाएगा। आफ्टर 20 ईयर्स बताना था, तो यही हो जाएगा आंसर। Number 17 is a manufacturer recounts that the value of machine which cost him ₹15625 will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 years. अब क्या करता है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उसकी जो मशीन की जो वैल्यू है, यानी कि मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15625 इतनी रुपीज जो है कॉस्ट है। अब वो क्या कर रही है, हर साल जो है वो उसमें क्या हो रहा है, 20% जो है वो कम हो रहा है। यानी कि अब देखो, अगर आप कोई भी सामान घर पर लेकर आते हो, ठीक है। अब अगर आप कोई भी सामान लेकर आए, आज आप कोई भी सामान लेकर आए, अगर आप उसको 1 साल बाद बेचोगे, ठीक है, कोई भी सामान आप लेकर आए, सपोज करो टीवी लेकर आए हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। हर बार क्या होती चली जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, जितने दिन वो हमारे पास रहेगा उतने दिन क्या होती चली जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि आप टीवी का एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे ही क्या बोला कि वो मशीन है जिसकी जो कॉस्ट थी ना वो 15625 थी, वो अब हर साल क्या हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है
वो 20 ईयर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो वो हमें बताना है कि 5 ईयर्स के बाद जो है, यानी कि 5 साल बाद, जब 5 साल खत्म हो जाएंगी तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में जो कॉस्ट है मशीन की, वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज ₹15625। ये हमें क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। अब अगर मैं, हमें क्या निकाला है, 5 ईयर्स के बाद की निकाले, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूं आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पे निकालते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद की निकालूं, तो फर्स्ट ईयर की बाद जो हो जाएगी वो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आफ्टर फर्स्ट ईयर कॉस्ट। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो हमारे पास कितने दे रखा है, 15625 दे रखा है। अब इसमें से क्या हो रहा है, हर बार जो है वो 20% जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना, हर बार 20% कम हो रहा है। किस में से कम हो रहा है, इसमें से, यानी कि 15625 में से हर बार क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 15625, एंड माइनस में इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 12500। तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो आफ्टर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी कितनी कॉस्ट होगी, 12500। इसमें से हम कितनी घटा देंगे, क्योंकि 20% हर बार कम हो रही है, तो 20% ऑफ किस में से हो रही है, अब की बार इसमें से हो रही है, क्योंकि इस बार ये वाली कॉस्ट है 12500। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 12500 माइनस के 2500। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज ₹10,000। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं। सो आफ्टर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डेट इज, अब उसकी कॉस्ट कितनी बची, डेट इज 10,000। तो यानी कि 10,000 एंड प्लस में कितना 20% क्या हो रहा है, हर बार कम हो रहा है, तो इस बार कितने से कम होगा, डेट इज 10,000 में से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसे कितना आ जाएगा, डेट इज 10,000, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 10,000। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हर बार क्या हो रही है, इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 2000। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ₹8,000। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर अब यहाँ से हम बनाए इसका सिक्वेंस, तो यहाँ पे हमारे पास देखो सिक्वेंस किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसका यहाँ पे अगर हम सिक्वेंस बनाऊँ, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए बात करती हूँ, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी आई थी, डेट इज 12500। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितनी आई, डेट इज 10,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितनी है, डेट इज 8,000, एंड इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। तो अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसका आर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बना है, जीपी बना रहा है। ठीक है, तो इस जीपी के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका आर। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर पास कितना आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, एंड ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा 4/5। ठीक है, अभी जो 4/5 है ये मेरा क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, ए एन का। आपको पता है कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं जीपी की बात करती हूँ, तो वो क्या होता है, ARN-1 होता है। अब हमें क्या बताया ना, फिफ्थ ईयर में वो कितना जो अमाउंट है वो पेड कर देगा ना, इसके लिए बताना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, एंड हो जाएगा AR एंड 5 माइनस के 1। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेरे पास कितनी है, डेट इज 12500 है, मल्टीप्लाई बाय आर मेरे पास कितना है, डेट इज 4/5, एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास 4। को सोल्व करके यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5120 रुपीज़। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। Number 18 is 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. So 150 वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ मतलब डेज दिए हुए हैं कि इतने डेज में क्या करना है, उनको जो अपना वर्क है वो कंप्लीट करना है। 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन सेकेंड डे। अब क्या करते हैं, जो 4 वर्कर्स है ना, वो दूसरे दिन 4 वर्कर्स जो है वो काम से चले जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं करते 4 डेज, यानी कि सेकेंड डेज जो है, जो 4 वर्कर्स होते हैं वो चले जाते हैं, यानी कि वो उन्होंने बोल दिया कि वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड डे। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डे में जो भी वर्कर्स बचे थे उसमें से फिर 4 वर्कर्स चले जाते हैं, एंड इसी तरीके से जो सिक्वेंस है वो चलता रहता है। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। अब क्या करोगे, क्योंकि अब वर्कर्स अगर चले गए हैं तो अब क्या लगेंगे, उस काम को करने के लिए 8 डेज जो है ज़्यादा लगे, यानी कि जो भी डेज उन्होंने फिक्स कर रखे होंगे कि इतने डेज में आपको वर्क कंप्लीट करना है, तो उससे 8 डेज जो है ज़्यादा लगेंगे। क्यों, क्योंकि जो वर्कर्स है वो चले गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो अब अगर वर्कर चले गए तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लेट करते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज
in which 150 workers finish the वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमने लेट, मैं केस वन लेती हूँ। तो केस वन में क्या है कि केस वन वो है कि जब 150 की 150 वर्कर्स हैं हमारे पास एंड वो सब वर्क कर रहे हैं, तो यानी कि 150 फिर 150 एंड 150 इस तरीके से, एंड वो कितने दिन तक काम करेंगे, एक्स डेज तक काम करेंगे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स डेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर्कड फॉर एक्स डेज, यानी कि जो भी नंबर ऑफ डेज है तो उसमें कितने वर्कर्स जो होंगे वो काम करेंगे। तो सिंपल सा है, कितने वर्कर्स हैं, 150 वर्कर्स हैं एंड डेज कितने, एक्स है, तो क्या हो जाएगा 150 एक्स। लेते हैं केस टू। ठीक है, केस टू में क्या हो रहा है कि पहले क्या है 150 वर्कर्स है, फिर क्या हो रहा है 150 में से 4 वर्कर्स जा रहे हैं तो यानी कि 146, फिर क्या हो रहा है फिर से 4 वर्कर्स जा रहे हैं तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 142, एंड इस तरीके से हमारे पास चलता रहेगा। नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, एक्स प्लस में 8। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखो वर्कर जो है वो काम छोड़ के जा रहे हैं तो यानी कि हमें जो डेज हैं वो क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले जितने भी डेज थे उनसे क्या लग रहे हैं 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक्स प्लस में 8 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। पे देखो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितने हैं, दैट इज 150 है। फिर अगर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 146 माइनस के 150 कितना आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा एन, यानी कि नंबर ऑफ डेज मेरे पास कितने यहाँ पे एक्स प्लस में 8 है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एपी में सम का फॉर्मूला n/2, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस के 1d। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज एक्स प्लस में 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस में 8 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस में एंड हो जाएगा एक्स प्लस में 8 माइनस के 1 एंड कॉमन डिफरेंस है माइनस के 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसको इस अंदर वाले को यहाँ पे तो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 272 माइनस के 4x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसमें से क्या करते हैं, जो अंदर वाला है ना इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से मैंने क्या लिया 2 को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा 136 माइनस के 2x। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना बच जाएगा, देखो ये बच जाएगा एक्स प्लस में 8। ठीक है, एंड ये यहाँ से हो जाएगा 136 माइनस के 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा 136x माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस में 1088 माइनस के 16x। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 120x एंड हो जाएगा प्लस में 1088। ठीक है, एंड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा एस एन, समी तो फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो ये जगह मेरे पास एस एन। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस बने थे, तो फर्स्ट केसेस में ये तो मानिए इसको मैं यहाँ पे 1 बोल देती हूँ। ठीक है, और जो सेकंड केसेस अभी हमने यहाँ पे बनाया तो वो हमारे पास ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मैं बोल देती हूँ यहाँ पे दैट इज सेकंड वाला जो था उसमें भी हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ही फाइंड किए, सेकंड वाले में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ही फाइंड किए। तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 150x इज इक्वल टू माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस के 120x प्लस के 1088 है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या किया है हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर फाइंड किए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 150x, इसको इधर ले आते हैं तो ये जगह मेरे पास यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस के 120x माइनस के 1088 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 30x माइनस के 1088 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते, तो 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस के 544 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस के 544 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। सो देखो इसको कैसे सोल्व
ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 544 आ जाए। एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाए, ये जो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास कितना आ जाए, मिडल वाले में नंबर आ जाए, यानी कि 15 नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे चाहिए होगा। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ऐसे दो नंबर हमारे पास हो सकते हैं, डेट इज 32 और 17। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, क्या करेंगे, जो 544 है ना इसके यहाँ पर फैक्टर्स कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हम ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, डेट इज 32 और 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे 32 और 17 दोनों को क्या करके आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस में इसकी प्लेस पे लिख देंगे 32 माइनस के 17 एक्स माइनस के 544 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स माइनस के 17 एक्स माइनस के 544 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, एक्स को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 32 एक्स ये बच जाएगा यहाँ से। अब इसमें से क्या करते हैं, 17 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस में 32 ये बचेगा एक्स प्लस में, देखो यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन चला गया, तो ये जो एक्स प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस में 32, एक्स प्लस में 32 कॉमन ले लो, एक्स प्लस में 32 को लिया कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 32, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 17। अब देखो क्या जो डेज होते हैं क्या वो कभी नेगेटिव आ सकते हैं, नहीं, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे कर देंगे रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि कभी जो नंबर ऑफ डेज है वो तो कभी हमारे नेगेटिव आ ही नहीं सकते, है ना, नंबर ऑफ डेज तो नेगेटिव नहीं आ सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज 17। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, है ना, कि कितने डेज लग जाएंगे वर्क को कंप्लीट होने में। तो हमने यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू फाइंड की, 17 फाइंड की, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, लेकिन ये तो हमने डेज फाइंड की कि कितने डेज उन्होंने फिक्स किए थे, लेकिन तब वर्कर्स चले गए तो 8 दिन तो उनको फालतू लग रहे हैं ना, तो वो 8 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। एंड हमारे पास आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 25 डेज लग जाएंगे, 25 डेज। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।